जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं आज आपको दूरदर्शन न्यूज़ द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनाई गई है, इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे और मैं आप लोगों से, पूरे देश के लोगों से, खास तौर से बहुजन समाज और महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप देखेंगे कुछ इतिहास के ऐसे पन्ने जिनको आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हमने, और ये दूरदर्शन की द्वारा बनाई गई है और इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए आपको ये एपिसोड बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगी और बाबा साहब के बहुत सारे साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं आज आपको दूरदर्शन न्यूज़ द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनाई गई है, इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे और मैं आप लोगों से, पूरे देश के लोगों से, खास तौर से बहुजन समाज और महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि उस डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर देखें। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप देखेंगे कुछ इतिहास के ऐसे पन्ने जिनको आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो इसलिए हमने, और ये दूरदर्शन की द्वारा बनाई गई है और इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए आपको ये एपिसोड बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगी और बाबा साहब के बहुत सारे कामों को आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर के महान नेता, भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट विभूति थे। इनका जीवन जाति भेद, वर्ण भेद तथा छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की एक रोचक, रोमांचक तथा प्रेरक कहानी है। छुआछूत की प्रथा हमारे समाज में कब और कैसे प्रचलित हुई, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि छुआछूत जाति भेद की ही देन है। संपूर्ण पिछले वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाबा साहेब का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब का जन्म इंदौर के निकट महू छावनी में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ। इनके दादा मालोजी राव सेना में हवलदार थे, इसीलिए इनके पिता रामजी राव को विरासत में फौजी जीवन ही मिला। मां का नाम था भीमाबाई, उन्हीं के नाम पर बालक का नाम रखा गया भीमराव। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध राज्य अंग्रेजों का, राजा महाराजाओं का, सेठों का, जमींदारों का और समाज पोंगापंथी छुआछूत का बिगड़ा हुआ साम्राज्य। एक अंग्रेज अफसर की कृपा से भीमराव को सतारा के कैंप स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन छुआछूत बालक भीमराव के साथ साथ चलता रहा। संकल्प के धनी भीमराव जीवन से लगातार संघर्ष करते हुए किसी न किसी तरह
बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल तक पहुंच गए। वहां न जाति भेद था, न छुआछूत, न घृणा, न उपेक्षा। पहली बार भीमराव को जीवन में नैतिक सिद्धांतों की विजय होती सी जान पड़ी। उनके मन में छुपी एक बड़ा व्यक्ति बनने की अभिलाषा जाग उठी। तभी ममतामयी मां का देहांत हो गया। जिस गोद में वे मन हल्का किया करते थे, वो हमेशा के लिए छिन गई। फिर भी भीमराव ने न मन छोटा किया, न हिम्मत हारी। अपनी पढ़ाई में जुटे रहे। भीमराव अभी 17 वर्ष के भी नहीं थे कि उनकी शादी 9 वर्ष की एक अनाथ बालिका रमाबाई से कर दी गई। रमाबाई ने अपने पति का लक्ष्य बहुत जल्दी समझ लिया। सन 1912 में भीमराव ने बीए की परीक्षा पास करके पिता की झोली खुशियों से भर दी। न केवल इनके पिता, बल्कि सारा उपेक्षित समाज इनकी इस उपलब्धि से नाच उठा। थोड़े ही दिन बाद खुशी शोक में बदल गई। पिता रामजी राव का भी स्वर्गवास हो गया और भीमराव अनाथ हो गए। तभी समय ने करवट बदली। बड़ौदा रियासत के तत्कालीन राजा सयाजीराव गायकवाड़ की अनुकंपा हुई। उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में भेज दिया। 21 जुलाई सन 1913 को उन्होंने अर्थशास्त्र विषय लेकर एमए में प्रवेश किया। सन 1915 में एमए की डिग्री लेने के बाद उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी के साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी इन इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज इन में बार एट लॉ के लिए प्रवेश किया। लेकिन उनकी ये साध पूरी नहीं हो पाई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। सन 1918 में डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरर नियुक्त हुए। अधूरी पढ़ाई पूरी करने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वे नौकरी छोड़कर फिर लंदन चले गए और इस बार बैरिस्टर बनकर ही वहां से वापस आए। भारत आने के बाद उन्होंने बंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। समय इनके साथ था। कत्ल के मुकदमे में फांसी की सजा पा चुके अपने मुवक्किल के पक्ष में कानूनी तर्क वितर्क प्रस्तुत करके डॉक्टर अंबेडकर ने केस जीत लिया। इस सफलता से उनकी शोहरत चारों ओर फैल गई। वकालत दिन रात चमकने लगी। अब वे हर समय इसी उधेड़बुन में लगे रहते थे कि छुआछूत के कलंक से किस प्रकार इस समाज को मुक्ति दिलाई जाए। समाज के अमानवीय नियमों और कठोर शास्त्रीय विधान के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन तेज हो गया। बंबई की काउंसिल में एक सदस्य द्वारा पारित प्रस्ताव को मान्यता देते हुए 11 सितंबर सन 1923 को ये घोषणा की गई कि सभी सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने तथा उनके उपयोग के लिए
प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। 20 मार्च सन 1927, जिला कोलाबा, ग्राम महात। दलितों को पानी की बहुत बड़ी कठिनाई। तालाब केवल एक, और वो भी आरक्षित। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया और डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर तालाब से एक चुल्लू पानी पिया। 10 मार्च सन 1937 को न्यायालय ने ये घोषित कर दिया कि तालाब से पानी पीने का अधिकार हर व्यक्ति का समान रूप से है। सर्वदलीय गोल मेज सम्मेलन। स्थान अंग्रेजों का नगर लंदन। भारत के अन्य प्रतिनिधियों में प्रसिद्ध वकील जयकर, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना व डॉक्टर मुंजे जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवासन भी उपस्थित थे। दलित वर्ग के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने गोल मेज सम्मेलन में जो कर दिखाया, सारे भारत में उसकी धूम मच गई। छब्बीस मई सन 1932 दूसरा गोल मेज सम्मेलन। डॉक्टर अंबेडकर के तर्क से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के नाम से दलित वर्ग के लिए राजनैतिक सुविधाओं की घोषणा की। बंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 1 जून सन 1935 को डॉक्टर अंबेडकर प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। उन्होंने सन 1938 में इस पद से भी त्याग पत्र दे दिया। अप्रैल सन 1946 में अंग्रेजी कैबिनेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण दलित वर्ग को राजनैतिक सामर्थ्य देने की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक अछूत कौन इसी बीच प्रकाशित होकर बाजार में आ गई। एक एक प्रति हाथों हाथ बिक गई। 9 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में संविधान के नियम बनाने के लिए एक समिति बनाई गई और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 15 अगस्त सन 1947 आजाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। वे संविधान निर्माण के कार्य में जुट गए। फरवरी सन 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने नया संविधान सभा को सौंप दिया। उस समय उसमें 315 धाराएं और 8 तालिकाएं थीं। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension.
none of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. छब्बीस नवंबर सन 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रतीक बन गए। संसार के सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधानों की सहायता से निर्मित हमारा संविधान डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ की देन है। सन 1951 हिंदू कोड बिल को लेकर सारे देश में कोहराम मचा हुआ था। अनेक प्रयासों के बाद भी जब विरोध खत्म नहीं हुआ, तब 27 सितंबर सन 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे राजनीति से संन्यास ले लिया। मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि जीवन क्या है, मोक्ष कब, किसे और कैसे मिलता है। इन प्रश्नों को भूखी आत्माएं और निर्वसन लोग कैसे सुलझा पाएंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष था एक उपेक्षित एवं उत्पीड़ित समाज। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों से घिरे डॉक्टर अंबेडकर खोज रहे थे एक ऐसी धर्म नीति जिसे भूखे पेट और नंगे बदन लोग समझ सके, अपना सके। उनको अपने प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मिला। 14 अक्टूबर सन 1956 विजयदशमी के दिन नागपुर के दीक्षा ग्राउंड्स में लाखों लोगों के सामने उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब वे डॉक्टर अंबेडकर से बाबा साहेब अंबेडकर बन गए। उनकी अब एक ही अभिलाषा थी, अपने चिंतन और दर्शन को आने वाली पीढ़ी को सौंप दें। जीवन की गोधूलि में उन्होंने रात दिन एक कर दिया और आखिर 5 दिसंबर सन 1956 की मध्य रात्रि में गॉस्पेल ऑफ बुद्धा की भूमिका लिखकर जब सोए तो फिर दोबारा कभी नहीं जागे। ऐसा लगा जैसे वे इसी कार्य को संपन्न करने के लिए दलित वर्ग के मसीहा के रूप में आए थे।
दिखाई दे रहा है वो उसी दीपक का है जिसे बौद्धि सत्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज की सेवा में अर्पण कर दिया। जान पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ जिस तरह से इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार जो भी सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं जातिग्रस्त मानसिकता से दिखती हैं। इसमें उनको दलितों का मसीहा कहा गया है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गलत उनके बारे में व्याख्या की गई है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आप शायद बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि हमारे पास तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा लिटरेचर है, जो उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं उनका मैं खुद अध्ययन कर चुका हूँ। बुद्धा एंड धम्मा, कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब के जो वाड़मे हैं, पूरे जो वॉल्यूम हैं उनके हिंदी और इंग्लिश के अंदर, वो भी मैं पढ़ चुका हूँ। और आप भी पढ़ना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। और दिल्ली अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी मिल जाती हैं। तो आप उनको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उनके रास्ते पे चलना आप कैसे शुरू करेंगे। इसलिए आपसे अपील है कि आप इसको ज़रूर देखें। और साथियों, खास तौर से हमारा चैनल एट्रोसिटीज़ पर भी काम करता है और अपने बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री को भी हम दिखाने का काम करते हैं। या जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म को अपनाया, तो हम जहाँ जहाँ कभी कहीं निकलते हैं तो बुद्धिज़्म पर भी हम हिस्ट्री को दिखाने के लिए, या बौद्ध विहार जहाँ जहाँ हैं, पीछे मैंने मैसूर का, कर्नाटक का बौद्ध विहार दिखाया था, उसकी अभी एक पूरा हिस्ट्री आपको दिखाएंगे, कब बना, कैसे बना। तो यह है कि ये भी एक है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएं और उस पर काम करें। और एट्रोसिटीज़ का कोई मामला हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें कुछ उन जिस परिवार के साथ कुछ ऐसी एट्रोसिटी हुई है, जातिवादी मानसिकता से जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हमेशा गाहे बजाए करते रहते हैं, उसमें हम उनको कुछ हेल्प कर पाएँ और उनकी आवाज़ को उठा पाएँ। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, इस पर आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें, या आपके कोई भी सजेशन हैं समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रति, आप ज़रूर लिखें। और हम अभी जल्दी ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी सरल भाषा और लैंग्वेज के अंदर भी शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा दिक्कतें हैं क्योंकि ये मैं काम सारा यहाँ पर स्टूडियो में अकेले करता हूँ, कोई स्टाफ नहीं है। चाहे वो स्टूडियो की झाड़ू पोछा हो, सफाई करना हो, या एडिटिंग करना हो, एंकरिंग करना हो, राइटिंग करना हो, तो कई बार बहुत सारे लोग हमारे, क्योंकि मैं एक तो जो बिल्कुल सच्चाई है उसको रखने की कोशिश करता हूं, तो कई सारे लोगों को जो किसी के फॉलोअर बन गए राजनीति के तौर पर, उनको थोड़ा बुरा लगता है। तो लेकिन हम इसकी परवाह भी नहीं करते हैं। जो बात सच है और जो रियलिटी है और जो समाज की जो जिस स्थिति में आज खड़ा है उसको दिखाने की और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और उस पर काम करते हैं। और साथ में मैं एक अपील और करना चाहूँगा। एक बड़ा खर्चा मैं यहाँ, एक तो अकेले काम करना होता है, 18 घंटे मेरा वर्किंग रहता है, 365 दिन मेरा कोई छुट्टी नहीं करता हूँ और ना फैमिली को टाइम देता हूँ। तो आर्थिक कमजोरी की वजह से हम कोई स्टाफ नहीं रख पाते हैं। अगर आप चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें तो हमें एक ताकत मिलेगी, साहस बढ़ेगा। वो भी आप कोशिश करें जितना हो सके, उसमें कोई आप बाउंड नहीं है कि नहीं आपको इतना ही सपोर्ट करना है। और चैनल को, हमारे दोनों चैनल को, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चैनलों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आप तक पहुंचा सकें।
तो ये एक बहुत बड़ा आपका सहयोग रहेगा जिसके हम आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।